नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। आई होप कि बहुत बेहतर होंगे। हम लोग आर्टिकल 17 आर्टिकल 18 पढ़ करके खत्म कर चुके थे। इससे पहले, आज के टॉपिक से पहले, हमने समानता के अधिकार को पढ़ा था। समानता का अधिकार, समानता का जो अधिकार होता है ये आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक होता है। हमने एक एक टॉपिक को ठीक से पढ़ा हुआ है। आज हम स्वतंत्रता के अधिकार को शुरू कर रहे हैं। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19, 20, 21, 21A और 22, ये 5 आर्टिकल जो आपको दिख रहे हैं ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। यानी हमारे पास स्वतंत्रता का कौन कौन सा अधिकार है, हम वो इन 5 आर्टिकल्स में पढ़ करके समझ जाएंगे। ठीक है, तो आज के हम टॉपिक को स्वतंत्रता के अधिकार के पहले आर्टिकल से शुरू कर रहे हैं, आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 में बहुत सारे क्लॉज हैं, सब क्लॉज हैं, हमें उन्हीं सबको पढ़ते हुए समझते हुए चलना है। ठीक है, नोट्स आप लोग साथ बनाते रहेंगे। देखिए, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे वीडियोस को बार बार आप रिवाइज हो सकता है कर रहे हो, लेकिन नोट्स बनाने से और नोट्स को पढ़ने से आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहेंगी। तो इसीलिए नोट्स जरूर बनाया करिए मेरे साथ। देखिए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, यही समझते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए क्या कह रहा है, देखिए ये कहता है कि हमें यानी सभी व्यक्तियों को विचार एवं एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है। देखिए क्या कहा गया कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए हमें विचार करने की और अभिव्यक्ति की यानी अपने विचार को प्रकट करने की स्वतंत्रता दे रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा व्यवहारिक टर्म में समझते हैं। जैसे मान के चले कि देश में सरकार के द्वारा कोई कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, एक कार्यक्रम चलाया गया एक्स। इस कार्यक्रम ने हमें लाभ दिया या उससे हम परेशान हुए। ठीक है, इन सब पर आपके मन में कोई ना कोई विचार तो आएगा ही, है ना, कोई ना कोई विचार तो आएगा ही। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए इसी विचार को रखने की स्वतंत्रता दे रहा है कि अगर देश के किसी भी पार्टी के द्वारा या देश के किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मुद्दे पर आपको अपने कोई विचार रखने मन के अंदर ही, तो आप वो रख सकते हैं। ऐसा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए कह रहा है। और अगर अब आपके पास विचार आए तो स्वाभाविक सी बात है, विचार केवल रखने से तो काम नहीं चलेगा, विचार को लोगों के सामने भी पहुंचना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि इस विचार को अभिव्यक्त करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी मिल रही है हमको कि हमारे मन के अंदर किसी मुद्दे पर एक विचार है, हमने उस विचार को अपने मन के अंदर प्रकट किया, उत्पन्न किया। अब उस विचार को प्रकट करने के लिए, लोगों के सामने पहुंचाने के लिए, देखिए अपने विचार को लोगों के सामने पहुंचाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिनमें से एक तरीका हो सकता है कि सीधा सीधा बोल करके आप अपनी बातों को बता दें। दूसरा तरीका हो सकता है आप एक्ट करके अपनी बातों को बता दें। तीसरा तरीका हो सकता है कि लिख करके अपनी बातों को बता दें। तो अभिव्यक्ति के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए आपको विचार करने की और विचार करने के बाद उस विचार को लोगों तक पहुंचाने की स्वतंत्रता दे रहा है। ठीक है, अब हम जरा देखते हैं कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन कौन से छोटे छोटे टर्म शामिल होंगे जिससे विचार और अभिव्यक्ति की जो स्थिति है ये ज्यादा प्रबल हो सके। ठीक है, तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में एक प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। तो प्रेस की जो स्वतंत्रता इसमें शामिल की गई वो एक केस के द्वारा शामिल की गई, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज केस। ठीक है, उसी केस के जरिए, जैसे उस केस में क्या था, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस, न्यूज
पेपर केस। इस केस में ये था कि न्यूज पर या प्रेस पर टैक्स लगा रही थी गवर्नमेंट। तो जब प्रेस पे टैक्स लग रहा था तो लोगों का ये कहना था कि प्रेस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, है ना, प्रेस पे जो टैक्स है ये नहीं लगना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, सरकार को उस पर छूट है, सरकार टैक्स लगा सकती है। लेकिन वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, ये प्रेस की स्वतंत्रता विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत इसको माना गया, डाला गया वहां पे। ठीक है, तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस में 1985 में केस आया था। उस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता को आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत रखा। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति एवं विचार की स्वतंत्रता में जो विज्ञापन होता है, विज्ञापन करने की स्वतंत्रता दी गई कि विज्ञापन अगर कोई कर रहा है, विज्ञापन करने का मतलब प्रचार कर रहा है, तो प्रचार करने की स्वतंत्रता भी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानी जाएगी। ठीक है, जैसे चुनाव में हर नेताजी अपने प्रचार प्रसार को करते ही करते हैं, है ना। अच्छा, प्रचार के भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे जिनमें से अखबार भी खुद एक तरीका हो सकता है, यूट्यूब चैनल भी एक जरिया हो सकता है, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ये सारे तरीके हो सकते हैं प्रचार प्रसार के। तो प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता भी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानी गई। ठीक है, इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रसारण है, ठीक है, जैसे यूट्यूब पे लाइव आकर के हम अपनी बातों को कह सकते हैं, अपने विचार को, अपने व्यक्ति को दिखा सकते हैं वहां पे, है ना, या इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इन सब जगहों पे लाइव आने की सुविधा तो है ही। ठीक है, या जैसे न्यूज वाले होते हैं, मीडिया न्यूज, है ना, मीडिया न्यूज में आप क्या देखते हैं कि लाइव शो चल रहा होता है, उस लाइव शो में कुछ डिबेट करने वाले लोग बैठे होते हैं, एक सरकार के फेवर में बोलने वाले होते हैं, एक सरकार के विपक्ष में बोलने वाले लोग होते हैं, वो सारी चीजें लाइव प्रसारण पे आप देख रहे होते हैं, है ना। तो वो भी माना गया कि वो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और एक केस चुप रहना यानी मौन रहना। ठीक है, चुप रहना यानी मौन रहना भी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानी गई। अब चुप रहना कैसे विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? ठीक है, अगर केवल हमें बोलने की स्वतंत्रता मिलती, अगर हमें केवल बोलने की स्वतंत्रता मिलती, तो जरा आप सोचिए कि यह भी तो केवल एक ही पक्ष था कि जब केवल बोलने की स्वतंत्रता मिल रही है तो उसमें केवल यही था ना कि एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल के तहत मुझे केवल बोलने की स्वतंत्रता है, तो वो स्वतंत्रता कंप्लीट नहीं हुई। तो उसमें एक केस आया था, उस केस के जरिए चुप रहना यानी मौन रहने को भी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत माना गया। और ये जो केस था, ये केस नवीन जिंदल केस था, सॉरी इमैनुअल केस था। इमैनुअल नाम से केस आया था, इमैनुअल नाम से केस आया। और इस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित किया कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक मतलब मौन रहना भी है, तो मौन रहना भी जो है ये माना गया कि ये विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो और इसके साथ साथ ध्वज फहराने की भी जो स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता जो है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत माना गया। अब ये जो ध्वज फहराने वाला केस आया, ये नवीन जिंदल केस आया था 2004 में। नवीन जिंदल केस। तो नवीन जिंदल केस में ये था कि हम भाई झंडा फहरा सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे ध्वज फहराने को मौलिक अधिकार घोषित किया और उसको 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत रखा कि भाई ध्वज फहराना भी तो अपनी एक अभिव्यक्ति ही है, अपने आप को देशभक्त रिप्रेजेंट करने के लिए यह एक अभिव्यक्ति का ही साधन है कि हम झंडा फहरा करके अपने आप को देशभक्त साबित करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत माना गया कि ये विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। स्पष्ट हुआ? ठीक है, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए क्या कह रहा है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी क्या कहता है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी कहता है कि आप शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन कर सकते हैं। आप सम्मेलन की स्वतंत्रता भी कि अगर आपको
कुछ सम्मेलन करना है, अपने विचार को, अपने अभिव्यक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर आपको सम्मेलन करना है तो सम्मेलन करने के लिए भी स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज भी दे रहा है। लेकिन वो जो सम्मेलन होना चाहिए, सम्मेलन का मतलब क्या है? कुछ लोगों की भीड़, कुछ लोगों की भीड़। तो सम्मेलन का मतलब ये होना चाहिए यहाँ पे कि वह भीड़ शांतिपूर्ण होनी चाहिए और उसमें से लोगों के पास शस्त्र नहीं होने चाहिए। ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी क्या कहता है, सॉरी सी, सब क्लॉज सी क्या कहता है कि अगर आप शांतिपूर्ण सम्मेलन बना पाए तो आप भाई संगठन भी बनाने की स्वतंत्रता रख रहे हैं। ठीक है। तो आपको संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता दी गई, बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी क्या कह रहा है कि भाई आपको संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है, माने आप संगठन बना सकते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ करके रख सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट हुआ। ठीक है। और 97वां संविधान संशोधन हुआ, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये हुआ था आई थिंक 2011 में ये क्या नाम है, 97वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें संगठन बनाने की स्वतंत्रता में एक टर्म और ऐड किया गया, सहकारी संस्था की, सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता, संस्था बनाने की स्वतंत्रता। सहकारी संस्था क्या होती है, कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे, और अगर नहीं पता होगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं अगले में आपको रिप्लाई करूंगा कि सहकारी संस्था क्या होती है। ठीक है। तो अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में कहता है कि संगठन एवं सहकारी संस्था बनाने की भी स्वतंत्रता आपको दी जाती है, कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे विचार एवं अभिव्यक्ति के जरिए मैं एक शांतिपूर्ण सम्मेलन करके एक संगठन बना पा रहा हूं, तो संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता आपके पास है। स्पष्ट हुआ। इसके बाद आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज डी। ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी ये कह रहा है कि संपूर्ण भारत में आपको आबाद परिसंचरण की स्वतंत्रता मिल रही है, आबाद परिसंचरण की स्वतंत्रता मिल रही है। ठीक है। आबाद परिसंचरण की स्वतंत्रता का मतलब आपको पूरे भारत में कहीं पे भी आना जाना है तो आप आ जा सकते हैं। ठीक है। ये आपका मौलिक अधिकार है। ठीक, स्पष्ट हुआ। इसके बाद आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई ये क्या कह रहा है, संपूर्ण भारत में अगर आप कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसके बाद अब पूरे भारत में भी अब आपको कहीं पे भी, संपूर्ण भारत में अब कहीं पे भी आपको निवास करने की स्वतंत्रता दे रहा है। निवास के साथ साथ आप कहीं पे अगर बसना चाहें तो आपको बसने की स्वतंत्रता मिल रही है। बात समझ में? ठीक है। अब इसके बाद एक आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, इसको 44वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था, इसके जरिए जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, ये देखिए संपत्ति का अधिकार पहले 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में था का अधिकार, ये पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल 44वें संविधान संशोधन के बाद अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बन गया है। अब यह मौलिक अधिकार नहीं रह गया, अब ये एक कानूनी अधिकार हो गया। बात समझ में? ठीक है। तो इसीलिए अब ध्यान रखेंगे कि स्वतंत्रता के अधिकार में जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 में पहले हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1976 के में अब हमें केवल और केवल 6 मौलिक अधिकार मिले स्वतंत्रता के रूप में, और ये जो 7वां मौलिक अधिकार था, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, ये 44वें संविधान संशोधन के जरिए जो कि संपत्ति का अधिकार था, इसको मौलिक अधिकार न रख करके अब इसको कानूनी अधिकार कर दिया गया है। ठीक है। अब उसके बाद आर्टिकल 19 क्लॉज 1 EFG, ठीक, लास्ट इसमें से तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ये तो हट ही गया। ये कहता है कि पूरे भारत में आप कहीं पे भी आ जा सकते हैं, कहीं पे भी निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं, तो आपको कोई भी पेशा अगर चुनना हो,
कोई अगर पेशा चुनना है, कोई व्यवसाय चुनना है तो इसकी भी स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी देता है। ठीक है, अब एक मिनट के लिए हम जरा समझते हैं कि हम इस पूरे 6 आर्टिकल को याद किस तरीके से रख सकते हैं, एक कहानी, एक रिदम के जरिए कैसे याद रखेंगे, समझिए। क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में क्या कहा गया, उसमें कह रहा है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अगर इंसान अच्छा बोल पा रहा है ना, अच्छा रिप्रेजेंट कर पा रहा है, तो वो एक सम्मेलन करेगा, और अगर सम्मेलन करेगा तो सम्मेलन करने से संस्थाएं बनेंगी, और अगर संस्थाएं बन गई हैं तो संस्थाओं को और आगे बढ़ाने के लिए इधर उधर तो जाना पड़ेगा, तो वो पूरे भारत में कहीं पे भी आ जा सकता है। अगर पूरे भारत में कहीं आ जा रहा है तो उसको वहां रहना भी पड़ सकता है, वहां निवास भी करना पड़ सकता है, वहां बसना भी पड़ सकता है, तो वहां बस भी सकता है। और अगर कहीं बसेगा तो ऑफकोर्स उसको वहां रहने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, और पैसा आएगा उसके व्यवसाय से, तो वो कोई भी व्यवसाय चुन सकता है। तो आपको इस रिदम के जरिए ये पूरा आर्टिकल 19 ध्यान रखना है। ठीक है, कि क्लॉज ए में, सब क्लॉज ए में क्या कहा गया है, विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। क्लॉज सब क्लॉज बी में क्या कहा गया है, शांतिपूर्ण एवं सम्मेलन, सॉरी शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन की आपको स्वतंत्रता मिल रही है। उसके बाद संगठन और सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता। सहकारी संस्था आपको 97वें संविधान संशोधन के जरिए 2011 के जरिए आपको मिला था, इससे पहले केवल संगठन बनाने की स्वतंत्रता थी। और उसके बाद आपको जो सब क्लॉज ई है, सॉरी डी है, डी आपको क्या कह रहा है, पूरे भारत में कहीं पे भी अगर आपको घूमना है, परिसंचरण करना है तो आप कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है उस पर। ठीक है, आपको आर्टिकल ई क्या कह रहा है, सब क्लॉज ई क्या कह रहा है कि पूरे भारत में कहीं पे भी आपको निवास करना है आप कर सकते हैं, कहीं भी बसना चाहे तो आप बस सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल एफ जो था ये 44वें संविधान संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके अब इसको कानूनी अधिकार कर दिया गया है, तो ये हिस्सा तो है ही नहीं है आर्टिकल 19 में। और आपको जी क्या कह रहा है कि कोई भी पेशा अगर आपको चुनना हो तो आप चुन सकते हैं। तो आई होप आप आर्टिकल 19 के सारे क्लॉजेस को ठीक से समझ पाए होंगे। अब देखते हैं इसके बाद, अब आर्टिकल 19 क्लॉज 2 क्या कहता है। देखिए, आपको जो स्वतंत्रताएं मिल रही हैं, इन स्वतंत्रताओं का लिमिटेशन से ये बात ध्यान रखना है, ये स्वतंत्रताएं पूरी तरीके से आपकी मुट्ठी में नहीं है कि अगर हमें पूरे भारत में घूमने का मौका मिल गया तो चलो चलते हैं कहीं पे, है ना। आप कुछ जगहों पे नहीं जा सकते हैं, वहां पे गवर्नमेंट की या वहां के लोकल लोगों का परमिशन चाहिए जाने के लिए। आप कोई भी पेशा या व्यवसाय अगर चुनना चाह रहे हैं तो क्या हर एक पेशा, हर एक व्यवसाय चुना जा सकता है? नहीं। क्या जैसे मेरे मन में है कि मैं आईएएस बनूं और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी आपको ये स्वतंत्रता दे रहा है कि मैं तो कोई पेशा चुन सकता हूं, तो कोई दूसरा पेशा क्यों चुनना, आईएएस बन लेते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है कि अब यहाँ जो आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में है, क्लॉज सब में है, ये सब आपको कुछ लिमिटेशंस दे रहे हैं, है ना। ये सब आपके स्वतंत्रताओं पर कुछ रोक लगा रहे हैं। तो अब हमें वही समझना है कि जो रोक है ये कैसे है, क्या है। ठीक है, देखिए अब ऐसे समझ लीजिए कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो है ये ए पर स्वतंत्रता के रोक को बताता है। ठीक है, और आर्टिकल 19 क्लॉज 3 जो है ये बी की स्वतंत्रता पर क्या रोक है उनको बताता है। इसी तरीके से आर्टिकल 19 क्लॉज 4 जो है ये सी पर जो रोक है उसके बारे में बताता है, सी की स्वतंत्रता पर क्या क्या रोक हो सकते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 5 जो है ये डी की स्वतंत्रता पर रोक के बारे में बताता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 6 जो है ये ई की स्वतंत्रता पर रोक के बारे में बताता है। और आर्टिकल 19 क्लॉज 7 जो है ये आपको बताता है कि कोई भी पेशा चुनने का अगर आपको मिल रहा है स्वतंत्रता, तो इस स्वतंत्रता के अपने क्या रोकथाम हो सकते हैं या क्या क्या इसकी अर्हताएं हो सकती हैं उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझे रहेंगे। चलिए अब एक एक करके हम लोग समझते पूछते हैं क्या है कैसे है। देखें, मैं इन सभी की सीमाओं को बता देता हूं कि किन किन परिस्थितियों में आपकी ये जो स्वतंत्रताएं हैं ये स्वतंत्रताएं रोक दी जाएंगी। देखिए, अगर आप विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको मिल रही है और आप विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करके एक ऐसा भाषण दे रहे हैं जो हेट स्पीच हो, है ना, हेट स्पीच हो, माने लोगों में दंगा भड़का दे, तब आपकी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लग जाएगा। बात समझ में? ठीक है,
या आपकी अभिव्यक्ति से मान लेते हैं कि आपने कुछ ऐसा रिप्रेजेंट किया लोगों के सामने कि उससे जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये लॉ एंड ऑर्डर पे इंपैक्ट पड़ने लगे, तब आपकी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लग जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है। आप जैसे यहाँ पे ई प्रसारण का आपको एक बताया गया कि ये 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है। तो अब ई प्रसारण का उपयोग करके आप सोशल मीडिया के जरिए कुछ ऐसे भड़काऊ, कुछ ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं जिससे लोक व्यवस्था परेशान हो रही है, देश की अखंडता, देश की जो संप्रभुता है, इन सब पर इंपैक्ट पड़ रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन सकती है। ठीक है। तो मैं आपको एक लिस्ट बना करके दे रहा हूं, मैं आपको एक लिस्ट के जरिए बता रहा हूं कि कौन कौन सी स्वतंत्रता छीन सकती, कौन कौन सी कंडीशन है जिन पे स्वतंत्रता छीन सकती है, इनमें से कोई भी। देखिए, अगर आपकी कोई भी इनमें से एक्टिविटी भारत की संप्रभुता इसको प्रभावित करती है, भारत की अखंडता, इनमें से किसी पर भी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, अखंडता, अगर अखंडता किसी चीज को प्रभावित कर रही है, ठीक, भारत की जो लोक व्यवस्था है, लोक व्यवस्था, अगर लोक व्यवस्था पर इनमें से कुछ इंपैक्ट डाल रहा है, ठीक है, या राज्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से, राज्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर इनमें से कुछ भी आप गलत कर रहे हैं, ठीक है, या सार्वजनिक हित के परिप्रेक्ष्य में न रख करके इन सब के जरिए आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे सार्वजनिक हित प्रभावित हो रहा है, तो आपकी इन स्वतंत्रताओं पर रोक लग जाएगी। आप अनुसूचित शेड्यूल जो ट्राइब्स होते हैं, अगर इनके हित में कोई कार्य ना करके ऐसे का इन सब का प्रयोग करके, इन स्वतंत्रताओं का प्रयोग करके आप शेड्यूल यानी अनुसूचित जनजाति जो है उनका हित अगर नहीं कर पा रहे हैं, उनका अहित कर रहे हैं इन सब के जरिए, तो भी आपके इन स्वतंत्रताओं पर रोक लग जाएगी। ठीक है। अब जैसे ये कोई पेशा या व्यवसाय है, तो इसमें क्या कहानी है कि इसकी अपनी अहर्ताएं होंगी, पेशा या कुछ व्यवसाय चुनने के लिए, है ना। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो ऐसे नहीं है कि आप कल हॉस्पिटल खोल करके ऑपरेशन करने लगेंगे, उसके लिए आपको तकनीकी अहर्ताएं पास करनी जरूरी है। ठीक है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो है, ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की ये जो स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता पर कब रोक लग सकता है ये बताएगा आर्टिकल 19 क्लॉज 2। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी जो आपको शांतिपूर्ण सशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता दे रहा है। आर्टिकल 19 क्लॉज 3 इसी स्वतंत्रता पर रोक कब लगेगा उसके बारे में बता रहा है कि आपने एक ऐसा आपको एक शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन करने का आपको आजादी मिला था, आपने एक ऐसा सम्मेलन कर दिया जिस सम्मेलन के जरिए भारत की संप्रभुता पर सवाल उठ गए, राज्य सुरक्षा पर सवाल उठ गए, लोक व्यवस्था पर सवाल उठ गए, तो आपकी ये जो सुरक्षा है ये छीन ली जाएगी, स्वतंत्रता है ये छीन ली जाएगी। बात समझ में। आर्टिकल 19 क्लॉज 4 जो है, ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी जो संगठन बनाने की स्वतंत्रता दे रहा है, उस स्वतंत्रता पर कब रोक लगेगा ये आर्टिकल 4 था आपको बताता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी जो संपूर्ण भारत में कहीं पे भी आपको घूमने की स्वतंत्रता दे रहा है, ये आर्टिकल 19 क्लॉज 5 बता रहा है कि ये स्वतंत्रता कब छीन जाएगी। बस समझ में। आप पूरे भारत में संचरण कर तो सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई ट्राइब्स है, कोई जनजाति है जो किसी एक खास जगह पे रह रहे हैं, अब उनकी कुछ नस्लें बची हुई हैं, आपके जाने से वहां पे कुछ संक्रामक रोग की समस्या हो सकती है, या हो सकते हैं वो सुरक्षित महसूस ना करें, है ना। तो इन सब वजहों से उनके जीवन में कोई परेशानी ना आए, शांतिपूर्ण तरीके से वो भी जिए, इस वजहों से आप देखेंगे कि आपको 19 क्लॉज 5 जो है ये रोक देता है कि नहीं जाना है आपको इन जगहों पे, तो वहां आपकी स्वतंत्रता छिनती हुई दिखेगी आपको। ठीक है। पूरे भारत में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, लेकिन अब आपका मन कर रहा है मुझे एक ट्राइब्स है, एक जनजाति है, इन्हीं जनजातियों के बीच में मुझे बसना है, और कुछ ही नस्लें 10-5 लोग बचे हुए वहां पे। अब आप वहां पे गए, उनकी भाषा हो सकता है आप ना समझ पा रहे हो, तो आपके जरिए उनकी भाषा का अपमान हो जाए, उनके कल्चर का अपमान हो जाए, है ना, क्योंकि आप तो उनके साथ कांटेक्ट में है नहीं, कम्युनिकेशन स्किल आपकी उनसे तो मैच खा नहीं रही है ना। तो चीजें डिफरेंट होने की वजह से आपको कहीं भी निवास या बसने की स्वतंत्रता के लिए 19(6) जो है ये मनाही करता है। और कोई भी पेशा आप चुन तो सकते हैं, लेकिन कुछ पेशे ऐसे हैं जिनके लिए आपको तकनीकी अहर्ताएं क्लियर करनी आवश्यक है। ठीक है। तो ये है आपका आर्टिकल 19 पूरी तरीके से पूरा समझ में आया, है ना।
अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आर्टिकल 20 पर। ये आर्टिकल 20 की कहानी क्या है। देखते हैं आर्टिकल 20, महत्वपूर्ण आर्टिकल आपके लिए। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 जो है ये अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण देता है आपको। अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण, यानी आर्टिकल 20 आपको अपराधी बनने से, यानी आपको अपराधी घोषित कर दिया गया है, तो अपराधी ना आप सिद्ध हो, उसके लिए आर्टिकल 20 आपकी सुरक्षा करता है। समझ पाए आप? अब देखिए आर्टिकल 20 में 3 क्लॉज हैं, आपको वही 3 क्लॉजेस समझने हैं। देखिए आर्टिकल 20 क्लॉज 1, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपराधी तभी माना जाएगा, कोई भी व्यक्ति अपराधी तभी माना जाएगा जब वह लागू किसी कानून का उल्लंघन करे, कानून का उल्लंघन करे तथा उस कानून के लिए, उस कानून में प्रस्तावित सजा से अधिक सजा नहीं दी जा सकती, ये कह रहा है आर्टिकल 20 क्लॉज 1। ठीक है, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपराधी तभी माना जाएगा जब वह उस समय, जिस समय वो अपराध कर रहा हो, उस समय एक ऐसा कानून लागू हो जिस कानून का वह उल्लंघन कर दे। बात समझ में? तो उसे अपराधी माना जाएगा, और अगर उस अपराध के लिए उसे कोई सजा देनी है तो जो कानून का उल्लंघन वो कर चुका है उसी कानून के अंतर्गत जितनी सजा का प्रावधान किया गया है उतनी ही सजा मिलेगी, उससे अतिरिक्त सजा नहीं दी जा सकती। ये कहता है आर्टिकल 20 क्लॉज 1। ठीक है, अब आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो है ये भूतलक्षी विधायन की मनाही भी करता है, यानी ये भूतलक्षी विधायन की मनाही करता है, भूतलक्षी विधायन की मनाही करता है। भूतलक्षी विधायन की मनाही करता है, इसका क्या मतलब हुआ? तो भूतलक्षी विधायन का मतलब ये हुआ कि जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए चोरी करना, मान लीजिए 2018 से पहले चोरी करना कोई अपराध नहीं था, मान लेते हैं इससे, लेकिन 2018 में एक कानून बनाया गया और उस कानून के तहत अब चोरी करना अपराध माना गया। उस कानून के तहत चोरी करना क्या माना गया? अपराध माना गया। ध्यान रखिएगा 2018 से पहले चोरी करना अपराध नहीं है। ठीक है, इसको एक प्लेटफॉर्म के जरिए समझते हैं। देखिए ये 2018 का समय है, इससे पहले चोरी करना ये अपराध नहीं माना गया था। ठीक है, ये अपराध नहीं माना गया था। अब 2018 में एक कानून बना और कानून कह रहा है कि अब से 2018 के इस महीने से, मान लेते हैं मार्च महीने से, मार्च 2018 से कानून बना और अब कहा गया कि जो चोरी है, चोरी ये अपराध है, ये अपराध है। ठीक है, और इसके लिए 2018 में कहा गया कि चोरी करने वाले को 5 साल की सजा दी जाएगी, 5 साल की सजा दी जाएगी।
तो अब भूत लक्ष्य विधायन की मनाही करना, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि क्या अब 2018 से पहले जितने लोगों ने चोरी करी है सबको पकड़ा जाएगा और सबको इस कानून के तहत उनको सजा दी जाएगी? नहीं, साफ साफ लिखा है कि अपराधी वही माना जाएगा जो लागू उस समय, जिस समय वो अपराध कर रहा हो, अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन करे। तो भाई 2018 से पहले तो ये कानून लागू ही नहीं था कि चोरी करना अपराध है। तो ये भूत लक्ष्य यानी जो भविष्य टाइम, सॉरी, जो पास्ट टाइम के अपराध हैं, अगर उस पास्ट टाइम के अपराध के लिए उन्हें अपराध तभी माना जाएगा जब उस टाइम कोई कानून लागू हो और वह कानून एक विशेष कृत्य को, एक विशेष कार्य को अपराध मानता हो। बात समझ में? ठीक है। तो भाई देखो ये क्या कह रहा है, भूत लक्ष्य विधान की मनाही कर रहा है। भूत लक्ष्य विधान माने आपने कोई ऐसा कानून बना दिया जो भूतकाल में जाकर के उस कृत्य को अपराध, जैसे उस भूतकाल में तो कृत्य अपराध था नहीं, लेकिन आपने जो नियम बनाया तो अब ये नियम क्या भूतकाल के किए गए उस कृत्य को भी अपराध मानेगा? नहीं, क्योंकि इसकी आर्टिकल 20 क्लॉज 1 मनाही करता है। ठीक है। अब देखिए, अब मान लिया तो ये चीज भूत लक्ष्य विधान का मतलब समझ में है। अब यहाँ क्या लिखा है, प्रस्तावित सजा से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। ठीक। तो अब जैसे एक व्यक्ति है एक्स ने चोरी करा था 2017 में, तो क्या व्यक्ति एक्स को अपराधी माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अपराध के समय तो यह कानून ही नहीं लागू था कि चोरी करना अपराध है। लेकिन अब अगर कोई 2018 के मान लेते हैं अप्रैल में चोरी कर रहा है, तो क्या अब उसे अपराधी माना जाएगा? तो बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि मार्च 2018 में अपराध के समय एक कानून लागू कर दिया गया है और आपने अब जो कार्य किया है चोरी करने का, वो लागू एक कानून का आपने उल्लंघन कर दिया है। तो इसलिए अब माना जाएगा कि हाँ यह एक आपराधिक कृत्य है और इसके लिए आपको 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया, तो आपको 5 साल की ही सजा मिलेगी, इससे ज्यादा की सजा नहीं मिल सकती है। बात समझ में? और एक चीज ध्यान रखेंगे, मान लेते हैं कि 2020 में इसमें एक संशोधन किया गया और 5 साल के बजाय अब इसको 8 साल की सजा कर दी गई, तो क्या 2018 में जो व्यक्ति था जिसने चोरी करी थी, अब 5 साल के बजाय उसको 8 साल सजा मिलेगी? नहीं मिलेगी। साफ साफ यहां लिखा गया है कि लागू कानून में जो सजा प्रस्तावित थी वही सजा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि संशोधन करके अगर उसकी सजा बढ़ा दी गई है तो व्यक्ति एक्स को, जिसने सॉरी वाई को, जिसने अप्रैल 2018 में चोरी करी थी, जिसको 5 साल की सजा हुई थी, अब 2020 में उसकी सजा बढ़ा करके 8 साल कर दी जाएगी। नहीं होगा। बात समझ में? तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 अपराधी ठहराए जाने पर आपको संरक्षण दे रहा है। वो कह रहा है कि अपराधी आप तभी माने जाएंगे जब आपने जो कृत्य किया है उस कृत्य के लिए एक कानून लागू हो और वो कानून आपसे वायलेट हो जाए, उस कानून का आपसे उल्लंघन हो जाए। ठीक है। और अगर उल्लंघन हो भी गया है तो उस कानून का उस समय में जितनी सजा मानी गई थी उसी सजा को आपको भुगतना है, उससे ज्यादा की सजा नहीं भुगतना है। तो यह एक भूत लक्ष्य विधान की मनाही करता है। एकदम स्पष्ट हुआ? ठीक है। अब इसके बाद अच्छा, इसी को कुछ लोग बोलते हैं कि ये कार्योत्तर विधि से संरक्षण करता है आपका। ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही भाई? हो रही है। तो कार्योत्तर विधि से संरक्षण करता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 आई होप बहुत बेहतर समझ में आएगा आपको। अब देखते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 2। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 20 क्लॉज 2 जो है ये दोहरे दंड की मनाही करता है। दोहरे दंड की मनाही करता है। अब दोहरे दंड की मनाही का क्या मतलब है? तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 कह रहा है कि भाई दोहरा दंड नहीं मिल सकता किसी एक ही सजा के लिए। बात समझ में? ठीक है। कोई एक ही सजा के लिए आपको दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए कि आपने, जैसे मान लेते हैं आप चोरी की, जैसे मान लिया आपने चोरी करी, अब चोरी किया आपने, अब चोरी के लिए मान के चल रहे हैं कि आपको एक सजा मिल गई 2 साल की सजा, आपको 2 साल जेल हो गया, आपने ये सजा काट लिया। ठीक है। जैसे मान लो कि कोई आदमी है, उसने मेरे घर चोरी कर लिया, तो मैंने FIR वगैरह दर्ज कराया, तो उसके तहत उसको 2 साल की जेल हो गई। अब 2 साल बाद वो छूट करके आया, फिर मैं भागा अपनी मोटरसाइकिल से गया, मैंने कहा
इंस्पेक्टर साहब इसने आज से 2 साल पहले मेरे यहाँ चोरी करी थी, फिर आप इसको जेल में डाल दीजिए 2 साल के लिए। तो वो कहेगा भाई साहब आर्टिकल 20 क्लॉज 2 जो है ये एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं देने का प्रावधान करता है। बात समझ में? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा न्यायिक दंड के मामले में आपको एक ही अपराध का एक ही सजा मिलेगा, 2 सजा नहीं मिलेगा। अब ये न्यायिक दंड का मतलब क्या है? जो कोर्ट वगैरह न्याय के परिप्रेक्ष्य में आपको दंड देते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं न्यायिक। लेकिन प्रशासनिक या विभागीय कार्यवाही जो होती है, विभागीय कार्यवाही, ठीक है, प्रशासनिक या विभागीय कार्यवाही में आपको एक ही कार्य के लिए एक से अधिक सजा मिल सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 3। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है? ये आत्म अभिशंसन की मनाही करता है। आत्म अभिशंसन की मनाही करता है। की मनाही माने क्या हुआ भाई? आत्म अभिशंसन का मतलब होता है अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने की मनाही, यानी अपने ही खिलाफ आप सबूत नहीं प्रस्तुत कर सकते, ऐसा आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कह रहा है, यानी आत्म अभिशंसन की मनाही कर रहा है। ठीक है, कि मैं आप जैसे होता है ना कि पुलिस वाले पकड़ करके जेल में भर करके पिक्चर में देखते होंगे ना आप लोग, बहुत सारे पिक्चरों की कहानी होती है जिसमें हीरो को पकड़ लेते हैं पुलिस वाले और फिर लाठी डंडों से उसकी सुताई होती है, फिर उसको कहते हैं कबूल तूने ये काम किया, कबूल तूने ये काम किया, है ना। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इसी बात की मनाही करता है कि अपने ही खिलाफ आपको गवाही नहीं देनी है, अपने ही खिलाफ आपको सबूत नहीं इकट्ठे करने हैं। ठीक है, तो ये कहता है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कि आत्म अभिशंसन की मनाही, यानी अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ अपने ही खिलाफ साक्ष्य रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ मेडिकल टर्म जरूर अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ मेडिकल कंडीशन जरूर अप्लाई किए जा सकते हैं। जैसे मेडिकल कंडीशन में क्या गया, जैसे ब्लड टेस्ट की अगर आवश्यकता है, ठीक है, तो ब्लड टेस्ट किया जा सकता है आपके खिलाफ, है ना, या डीएनए टेस्ट की आवश्यकता हुई, ठीक है, या फिर जैसे इसके अलावा मान के चल रहे हैं कि जैसे फिंगरप्रिंट की आवश्यकता हुई, ठीक है, फिंगरप्रिंट की, तो इन सब के लिए आप मना नहीं कर सकते। ठीक है, मेडिकल टर्म में कुछ और चीज होती है, जैसे पॉलीग्राफी होती है, ठीक है, पॉलीग्राफी होती है या ब्रेन मैपिंग होती है। ठीक है, ये सब फिल्मों में आपने देखा होगा, ब्रेन मैपिंग ढेर सारी ऐसे मशीनें लगाते हैं और उसके जरिए वो पता करते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, तो वो मॉनिटरिंग करके सब कुछ समझ में आता है पॉलीग्राफी एवं ब्रेन मैपिंग के जरिए। और जैसे नार्को टेस्ट हो गया, है ना, नार्को टेस्ट, ये एक इंजेक्शन देते हैं जिस इंजेक्शन के जरिए इंसान अपना सुध खो बैठता है, पूरी तरीके से होश में नहीं रहता है, तो वो उससे सवाल किए जाते हैं, फिर वो वही सवालों के जवाब देता है जनरली जो उसके माइंड में चीजें रहती हैं, है ना। तो एक केस आया, ये भी मेडिकल टर्म का ही हिस्सा है, लेकिन एक केस आया सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, ये केस है। और इस केस में कोर्ट ने कहा कि ये जो पॉलीग्राफी है, ब्रेन मैपिंग है, नार्को टेस्ट है, ये सब आत्म अभिशंसन है। ठीक है, ये सारी की चीजें क्या है, आत्म अभिशंसन है, यानी ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति को अगर लग रहा है कि इसने अपराध किया है तो उस अपराध को आप सिद्ध करने के लिए पॉलीग्राफी नहीं कर सकते, ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट वगैरह ये सब नहीं कर सकते। हाँ, अगर ब्लड टेस्ट की आवश्यकता है, डीएनए टेस्ट की आवश्यकता है, फिंगरप्रिंट की आवश्यकता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 ठीक से समझ में आया होगा। अब इसके बाद के लेक्चर में हम लोग आर्टिकल 21 को समझते हैं। बड़ा आर्टिकल वो भी है और सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल वो भी है। आज के लिए इतना है।